नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने बहुत ही अहम फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है। दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके बताया कि 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक स्पष्ट उद्देश्यपरक मानदंडों के हिसाब से तैयार किए जाएंगे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले साल की तरह ही अगर कुछ छात्र परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो हालात सुधरने पर सीबीएसई उन्हें ऐसा मौका देने वाली है। लेकिन अब सवाल उठता है कि केंद्र के इस फैसले के बाद क्या होगा, छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा और आने वाले समय में केंद्र सरकार के इस फैसले का कितना असर पड़ेगा। खैर, इन सवालों के जवाब तो जानने की कोशिश हम अगले 1 घंटे में जरूर करेंगे, लेकिन केंद्र के इस फैसले का दूसरा पहलू भी आप समझ लीजिए। केंद्र इस फैसले का राजनीतिक असर भी यहां पर नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसले का स्वागत किया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह मांग की थी कि जब तक टीकाकरण नहीं होता है तब तक परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो अब सरकार के इस फैसले की राजनीतिक असर से लेकर छात्रों के भविष्य तक हर सवाल पर अगले 1 घंटे आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह हम समझने की कोशिश करेंगे तमाम मेहमानों से कि आखिर यहां पर किस तरह की तैयारियां किए जाने की जरूरत है। कोरोना काल में परीक्षा पर बवाल लगातार है और परीक्षा नहीं होगी तो कैसे यहां पर छात्र पास होंगे, परीक्षाएं अगर रद्द हो जाती हैं तो इसके आगे की रणनीति क्या है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज पांडे प्रवक्ता सपा हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और गौरव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अरुण चौबे प्रोफेसर जीआईडीएस हमारे साथ होंगे और साथ ही संजय सिंह बघेल हमारे साथ होंगे, शिक्षाविद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे होगी छात्रों की मार्किंग, एक बार इस पर भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि स्कूल बोर्ड को तय वक्त के अंदर छात्रों के नतीजे दिए जाएंगे। आकलन के लिए सीबीएसई की तरफ से कमेटी बनाई जा सकती है। आपको ये बता दें कि छात्रों की मार्किंग को लेकर सरकार अब बिल्कुल साफ करने वाली है। इंटरनल असेसमेंट को प्राथमिकता में रखा जा सकता है कि छात्रों का पूरे साल के दौरान किस तरह से आखिर प्रदर्शन रहा है उसको यहां पर बेसिक बनाया जाएगा। 3 जून तक सीबीएसई इससे संबंधित रोडमैप भी बिल्कुल साफ कर देगा। छात्रों की मार्किंग को लेकर सर्कुलर अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन अभिभावक जिस बात को लेकर परेशान है कि आखिर मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे, उसमें तमाम शिक्षाविद अब यही बोल रहे हैं कि 3 साल के प्रदर्शन के आधार पर नतीजे आ सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ 11वीं को आधार नहीं बनाया जाएगा, यह भी देखा जाएगा कि 9वीं में, 10वीं और 11वीं में इन तीनों कक्षाओं के अंदर आपका कैसा प्रदर्शन रहा है। यह भी किया जा सकता है कि 10वीं के साथ बोर्ड, 11वीं और 12वीं इन तीनों सालों को भी इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अभी इसमें रोडमैप बिल्कुल साफ हो जाएगा। 3 जून तक इससे संबंधित जो सीबीएसई की मार्किंग पद्धति है उसके बारे में घोषणा की जा सकती है। तो सीबीएसई इसको लेकर बहुत ही तेजी के साथ रणनीति तमाम शिक्षाविदों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे प्रवक्ता सपा हैं, गौरव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हैं, अरुण चौबे प्रोफेसर जीआईडीएस हैं और संजय सिंह बघेल शिक्षाविद के रूप में हमको ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गौरव जी, सबसे पहले आपके ही पास आते हैं कि जिस तरह से सरकार ने सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, तमाम अभिभावकों के मन में और तमाम छात्रों के मन में अब सवाल ये है कि मार्किंग की पद्धति क्या होगी, इसमें कितनी जल्दी आप फैसला ले सकते हैं और आपको क्या पूरा भरोसा है कि छात्रों का किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने देंगे आप? गौरव जी, गौरव जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। तो यहां पर अरुण चौबे हमारे साथ हैं, प्रोफेसर जीआईडीएस हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से यहां पर तमाम मंथन चल रहे हैं, तमाम शिक्षाविदों का कहना है कि आखिर इसमें आधार क्या बनाया जाएगा, क्या 3 साल के हिसाब से बच्चों का असेसमेंट किया जाए या जिस तरह से आरटीआर की रिपोर्ट्स बनती हैं उसके आधार पर उसका असेसमेंट किया जाए, या पूरे साल उसने किस तरह का प्रदर्शन किया है इस आधार पर नंबर्स मिले। आपको क्या लगता है सरकार को किस तरह का रोडमैप यहां पर बनाए जाने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो आगामी परीक्षा में 7वीं जो होने वाले बच्चे थे उनके भविष्य को लेकर हम सब शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल जो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, सरकार के इस निर्णय के लिए सरकार की जितनी हो सके उतनी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने यह निर्णय छात्रों के बहुत विशाल जनसमूह को दृष्टिगत रखते हुए लिया है। जो मार्किंग का आधार, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि मार्किंग का आधार क्या हो, तो निश्चित तौर पर जो एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा उसको शिक्षा जो विशेषज्ञ है उन लोगों द्वारा सलाह के तौर पे दिया जाएगा सरकार को। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी एक परीक्षा के आधार पे उनका मार्किंग नहीं होना चाहिए। जैसे 10th के समय कई बार होता है कि परीक्षा के समय किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कई बार वो बेहतर विद्यार्थी होते हुए भी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। तो उस स्थिति में सबसे जो बेहतर स्थिति होगी उसमें ये होगी कि 10th, 11th और 12th तीनों सालों का उनका जो परफॉर्मेंस है वो प्लस उनका क्लास का परफॉर्मेंस
उनके जो सेमेस्टर वाइज उन्होंने जो एग्जाम दिया होगा, जो असाइनमेंट प्रेजेंटेशन जो सबमिट किया होगा, उन सबको ओवरऑल आधार बना के उसके आधार पे मार्किंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है उसका सर्वश्रेष्ठ के आधार पर उसको मार्क्स मिले, उसके साथ किसी भी तरीके की इनजस्टिस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अभिभावकों के मन में सवाल ये भी है कि चलिए ठीक है, यहाँ पर मार्किंग हो जाएगी, लेकिन जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर हम बात यहाँ पर करें, तो ये यहाँ पर कट ऑफ देखते हैं कि आखिर कितने मार्क्स इसको मिले हैं। तो अब इसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती खड़ी होगी। आपको क्या लगता है कि सरकार को अभी से इसको लेकर भी एक रणनीति साफ करनी चाहिए? देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे जो बच्चा जिस स्तर का है, 10th में उसका परफॉर्मेंस, 11th में परफॉर्मेंस, 12th में परफॉर्मेंस, उसके अलावा उसका एक मैंने पहले ही कहा कि उसका क्लास में कैसा परफॉर्मेंस है डे बाय डे का, उसके जो सेमेस्टर टेस्ट होते हैं उसमें परफॉर्मेंस कैसा है, असाइनमेंट कैसा है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर उसका 12th का जो फाइनल एग्जाम होगा वैसा ही परफॉर्मेंस वो भी बच्चा करता है। कोई बच्चा जो अपने दैनिक दिनचर्या में जिस प्रकार का मेहनत करता है, टेस्ट दे रहा है, तो उससे बहुत अलग उसका डिफरेंट रिजल्ट नहीं आता, लगभग उसी पेरियड होता है। तो उसमें ही भी गवर्नमेंट लिबरल स्थिति अपनाएगी, ताकि किसी भी बच्चे को नंबर कम नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा 8 CGPA, 9 CGPA, 9.10, 10 CGPA अगर वो करता है, जैसा उसका परफॉर्मेंस का आधार उसका आधार बनता है, उसको मिलेगा और उसमें किसी भी तरीका किसी का नुकसान नहीं होगा। इसलिए अभिभावकों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनका किसी भी तरीके से नुकसान होने की स्थिति बनेगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने। गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपसे अब हम समझना चाहेंगे कि देखिए, तमाम अभिभावकों के मन में, छात्रों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं। क्या आप सरकार की तरफ से ये आश्वासन अभिभावकों को, छात्रों को दे सकते हैं कि उनका किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा? सरकार के पास पहले से ही पूरी तैयारी है, मंथन पहले कर लिया गया है और जल्द ही इसको लेकर स्पष्ट निर्देश भी सामने आ जाएंगे। देखिए, सरकार तो बहुत ही इसमें संवेदनशील है और सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से चाहे अभिभावक के बच्चे हो या फिर शिक्षक हो या फिर इस पूरे सिस्टम में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं इस कोरोना के कठिन काल में, इसका कोई दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं आना चाहिए। दूसरा पक्ष आता है परीक्षाओं का और शिक्षा का। शिक्षा तो प्रभावित हो ही रही है, परंतु परीक्षा किस तरीके से कराई जाए और उनको जो प्रमोशन दिया जा रहा है, उस प्रमोशन का पूरा जो एक मैपिंग होता है, हर छात्र का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड की मैपिंग किस तरीके से स्केल की जाए, उसका कमेटी जो है वो उसका कोई ना कोई फार्मूला निकालेगी और उसका एक मूर्त रूप देगी। और मुझे लगता है कि उस दृष्टि से भी छात्र और अभिभावक दोनों संतुष्ट होंगे जो निर्णय पर सरकार आएगी। जिस प्रकार से केंद्र में अभी आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, सबसे ज्यादा सुरक्षा जान की होनी चाहिए, तो उसको भी प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार भी लेगी। और जो भी इसमें फार्मूला तय होगा, उस फार्मूले में हर प्रकार की संतुष्टि निहित होगी। मुझे लगता है इसका भरपूर ध्यान रखा जाएगा। मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपको क्या लगता है, सरकार के पास पूरा रोड मैप है या आप इस निर्णय को भी तमाम आप उन डिसीजंस की तरह लेते हैं कि जैसे पहले सरकार के ऊपर आप आरोप लगाते रहे कि सरकार घोषणा पहले कर देती है, तैयारी बाद में करती है? मनोज जी, मनोज जी तक अभी हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हमारे साथ संजय सिंह बघेल हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। आपसे हम समझना चाहेंगे कि आप एक शिक्षाविद हैं, आपको क्या लगता है कि अगर 12वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, क्या इसका कोई दूरगामी परिणाम छात्रों के भविष्य पर पड़ सकता है? क्योंकि यहीं से देखिए, छात्र ये तय करता है कि मुझे आगे चल के क्या करना है, मुझे सेना में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे आपकी तरह एक शिक्षाविद बनना है। ये बहुत ही अहम चरण होता है, यहीं से ही उसका करियर डिसाइड होता है। आपको क्या लगता है, इसका कोई दूरगामी परिणाम पड़ेगा या सब कुछ पहले की तरह सामान्य रहेगा? आलोक जी, कभी विकट तो उसका समाधान भी मैं बार बार बोलता हूँ कि उसी में छुपा होता है। और इस भारत भर में निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि ये कोविड की बीमारी वैश्विक बीमारी है। और देखिए, कई देशों ने इस तरह के निर्णय लिए हैं कि उन्होंने परीक्षाएं 12वीं की रद्द की हैं, और जब परीक्षाएं रद्द की हैं तो मॉडलिटीज बनाने की जरूरत है, तो उसकी कार्य प्रक्रिया बनाने की जरूरत है कि कैसे अब इस पूरे रिजल्ट को सामने लेकर के आया जाएगा। तो कुछ देशों ने क्या किया है कि ऑनलाइन एग्जाम कुछ लोगों ने लिया है, कुछ लोगों ने इंटरव्यू के बेस पर ले लिया है, कुछ लोगों ने इंटरनल असेसमेंट जैसे कि आपने बात की उसके आधार पर ले लिया है,
कुछ लोगों ने 3 साल के परफॉर्मेंस पे ले लिया है। तो दुनिया के तमाम देश इस तरह के निर्णय ले रहे हैं क्योंकि ये वैश्विक बीमारी है। और इस परिस्थिति में जैसे कि आप देख ही रहे हैं समाचार पत्रों में आ रहा है कि महाराष्ट्र में 3rd वेव की दस्तक लगभग आ रही है, क्योंकि वहां से 5 से 6 हजार बच्चों का कोविड से संक्रमित होने का अभी रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास। उत्तराखंड में भी कुछ लोगों का आ गया है। तो इस तरह से शारीरिक नजदीकियां बढ़ती है परीक्षा के माध्यम से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे युवा और बच्चे और छात्र प्रभावित होंगे। तो ऐसे समय में मुझे लगता है ऐसी स्थिति में सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत ही उचित और बहुत ही अच्छा कदम है। इसका हमें स्वागत करना चाहिए और किया जाना चाहिए। फिर जहां तक निर्णय की बात है कि क्या इसमें करियर में कोई असर आएगा, करियर देखिए करियर एक दिन में नहीं बनता है। करियर एक पूरी प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो यदि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक दिन में आप परफॉर्मेंस किसी चीज में नहीं करेंगे, चाहे वो 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रक्रिया है। वो आप जब जितना ही नॉलेज ग्रहण करते चले जाते हैं वो आप पर्सनालिटी का हिस्सा बनता चला जाता है। तो इसको चेक करने के लिए कई सारे माध्यम अपनाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि अपनी सरकार, हमारी शिक्षा मंत्रालय किस तरह का कदम उठाएगी और किस आधार पर इस पूरी प्रक्रिया का निर्वहन करेगी, देखने की जरूरत ये है। तो जैसे कि कल भी हम समाचार सुन रहे थे तो उसमें भी आया है यदि कोई बच्चा संतुष्ट नहीं होता इंटरनल असेसमेंट के मार्क पर, 12वीं में जो परफॉर्म करना चाहता है कि हम अब पूरा 11वीं नहीं पढ़े 12वीं में अच्छा रिजल्ट देंगे, यदि उसके मन में कोई डाउट है कहीं नंबर आ गया तो उसको जब भी इसकी सुधरेगी तो वो ऑनलाइन परीक्षा या ऑफलाइन परीक्षा दोनों देने की सुविधा सरकार की तरफ से होगी। ऐसा हमारे पास अभी तक का न्यूज उपलब्ध हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने स्पष्ट करने की बिल्कुल साफ तौर पर कोशिश की है कि अभिभावकों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी नाइंसाफी नहीं होगी। मनोज पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोज जी, जिस तरह से सरकार ने ये घोषणा की है, तमाम विपक्ष के नेताओं ने इसका स्वागत किया है, लेकिन आपको अब क्या लगता है सरकार की तैयारी पूरी है? क्योंकि आप अक्सर फिर बाद में ये आरोप लगा देते हैं विपक्ष होने के तौर पर कि सरकार घोषणाएं पहले कर देती है, तैयारी बाद में करती है। देखिए आलोक भाई, आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। पूरे विश्व समेत भारत में एक बड़ी महामारी आई है और इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में और हमारे राज्य में जहाँ हम लोग विधायक चुनते आते हैं, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। और ठीक है, सरकार ने बच्चों के पक्ष में जो फैसला लिया है, निश्चित रूप से आज इसी फैसले की आवश्यकता थी। लेकिन मैंने कहा हमारे जो नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ने नकार उठाया कि बच्चों की ड्यूटी बनाई जाए और अगर परीक्षाएं करानी है तो पहले उन्हें वैक्सीन लगाई जाए या परीक्षाओं को टाला जाए। ये हरदम समाजवादी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्टैंड रहा है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे अगर उनका पालन करती कि पंचायत चुनाव को टालती तो आज जो इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में कैजुअलिटी हो गई, गरीब लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, बिना बेड के मर गए, बड़ी संख्या में गांव में संक्रमण फैला और कहीं ना कहीं आज वो तमाम बच्चे यतीम हो गए, माँ बाप दोनों खत्म हो गए। शायद ये घटनाएं रुकती, लेकिन ठीक बात है बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहां तक उनकी परीक्षा का सवाल है तो मेरा ये कहना है कि पिछले 2 वर्ष से लगभग एक कोविड-19 के संक्रमण से आज और प्रदेश जुट रहा है। अगर पीछे कालांतर में जाए तो हम देखें तो 11th में भी बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पाए और उनकी पढ़ाई जो होनी चाहिए वो उनको शिक्षा नहीं मिल पाई है। अब आज जहां तक केंद्र सरकार ने CBSE की परीक्षाओं को टालने का निर्णय लिया है, वही स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं का निर्णय राज्य सरकारों को लेना है अपने स्तर से। तो हम सभी राज्य सरकारों से भी हमारा निवेदन होगा कि बच्चों के भविष्य को, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता, उनके जीवन की चिंता करते हुए उन बोर्ड की परीक्षाओं को भी टाला जाना चाहिए। और दूसरा इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि 11th में भी बच्चे वो सही रूप से सुचारू रूप से स्कूल नहीं जा पाए और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए और जो उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए थी टीचरों से वो कोविड-19 के कारण नहीं मिल पाई। तो इंटर में जब उनका पासिंग मार्क्स बने तो इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। जो भी नियम बनाती है राज्य सरकारें या केंद्र सरकार बनाती है CBSE के लिए, उसमें ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे जो उनको एजुकेशन लेनी चाहिए थी स्कूलों से, जो प्राप्त होनी चाहिए थी, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन कारण नहीं, दोनों को करके बच्चों के भविष्य में जो बेहतर हो सकता है वो सरकार को करना चाहिए।
बिल्कुल गौरव जी, जिस तरह से इन्होंने ये एक बड़ा सवाल उठाया कि आखिर उत्तर प्रदेश के बोर्ड में फिर क्या चल रहा है, क्योंकि लगातार पहले डिप्टी सीएम ने ये संकेत दिया था कि सीबीएसई की तर्ज पर अब हम बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जुलाई में इस पर एक पुनर्विचार हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो संशय है वो अभी भी लगातार बरकरार है, या सरकार मंथन कर चुकी है, बैठक कर चुकी है और बहुत जल्द ये छात्रों को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि बोर्ड की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में होंगी या नहीं होंगी? नहीं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने तो बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों से इसको विश्लेषित किया है और मेरा ख्याल है ये विषय बहुत साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो पहले ही पहली जो क्लासेस की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दिया गया था, उनको कबूल कर दिया गया था। इंटर की परीक्षा की जहां तक बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा संकेत दिया है उसका ही अनुसरण राज्य सरकार भी करेगी, इस बात की पूरी संभावना है, बल्कि सभी राज्य करेंगे ऐसा लगता है। और इसके बाद जो परीक्षा देने की जो बात है उसको भी मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत से छात्र ऐसे हैं या बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, परीक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है इसमें हमारा बच्चा या वो बच्चा खुद उसको ऐसा लगे जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो उसको ये अवसर, एडिशनल अवसर प्रदान किया जाएगा कि वो परीक्षा के माध्यम से खुद को प्रमाणित कर सके और खुद को प्रूव कर सके। तो हो सकता है कि ये दोनों ही ऑप्शन जब उपलब्ध रहेंगे तो इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी अपनी एक कसौटी है, उसमें सभी बच्चे प्रतिभाग करते हैं उसमें, और जो ये जनरल प्रमोशन है उस प्रमोशन का पैमाना क्या होगा, इस तरीके से उसके मार्जिन को बढ़ाया जाएगा या इस तरह का विवरण रखा जाएगा जिससे कि लोग संतुष्ट रहे। तो मुझे लगता है उसके जैसा की शिक्षा में आपके पैनल में बैठे हुए हैं, उन्होंने संकेत किया हो सकता है कि जो शिक्षा जो पैरामीटर आए उसके आधार पर कुछ ग्रेड सभी बच्चों के साथ दिया जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए, तो संभव है कि इससे सभी लोग संतुष्ट होंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से संजय जी, गौरव जी बता रहे हैं कि हम बहुत जल्दी इसको लेकर हम रणनीति बिल्कुल साफ कर देंगे, आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतर विकल्प यहाँ पर क्या हो सकता है कि छात्र का नुकसान भी ना हो, कोरोना का संकट भी लोगों के घरों तक जाने ना पाए, छात्र सुरक्षित रहें और जो उसका करियर है वो भी बहुत ही अच्छे से मैनेज हो पाए, वो जिस तरह का आगे अपना एक भविष्य बनाना चाहता है उसमें भी वो आगे बढ़ पाए? सबसे अच्छा रोड मैप इसमें क्या हो सकता है? हाँ, देखिए आलोक जी, अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जैसे कि यूजीसी का अभी एक हफ्ते पहले ही नोटिफिकेशन आया है कि आने वाले दिनों में 40% शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी, 60% शिक्षा ऑफलाइन माध्यम से दी जाएगी। और दुनिया के चाहे जितने बड़े इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे MIT हो, चाहे पेंसिल्वेनिया हो, चाहे वाशिंगटन हो, कैम्ब्रिज हो, सब यूनिवर्सिटी आजकल क्या कर रही हैं कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सबको ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं। अब जब ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं तो उनकी पूरी परीक्षा प्रणाली भी ऑनलाइन हो रही है। अभी मैं बता रहा हूँ, 2 दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैंने यहीं बैठ करके नॉर्थ ईस्ट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहीं बैठ करके एग्जाम लिया और ऑनलाइन लिया। तो जब बड़े कोर्सेज में हो सकता है, रिसर्च लेवल की चीजें ऑनलाइन आप ले सकते हैं, बाइबल से लेके पूरा असेसमेंट कर सकते हैं, तो 12वीं का उसी तरह का असेसमेंट का सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा। आप क्वेश्चन का फॉर्मेट ऑनलाइन मोड से आप तैयार करेंगे या ऑफलाइन मोड से तैयार करेंगे। तो इसमें मुझे लगता है जो ये टेक्निक्स है, इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमें उसके फॉर्मेट में थोड़ा बदलाव करके यदि ऑनलाइन भी लेते हैं तो इसे पूरा और कंप्लीट माना जाना चाहिए। और हो सकता है, संभव कुछ भी हो सकता है, बशर्ते कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि अब सरकार के ऊपर है, सरकार के पाले में बॉल है कि वो कैसे उस बॉल को खेलना चाहती है, कैसे उसकी पूरी एक मॉडलिटीज बनाती है, कैसे उसकी पूरी प्रक्रिया बनाती है और किस माध्यम से असेसमेंट कर ले जाती है। तो मुझे लगता है अभी कोई निर्णय अपनी तरफ से बताना जल्दबाजी होगी। थोड़े दिनों का इंतजार और कीजिए, मुझे लगता है सब चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ अरुण चौबे भी हैं। अरुण चौबे, आपको क्या लगता है? देखिए, ये संकट सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर नहीं है, नेट का भी एग्जाम होने वाला था, उसको भी थोड़े दिन के लिए अभी पोस्टपोन किया गया है, यूपीएससी का भी एग्जाम है और तमाम स्टेट के भी जो लोक सेवा आयोग हैं उनके भी तमाम
जो प्रशासनिक परीक्षाएं होती हैं वो भी होने वाली थी। इसको लेकर भी अब छात्रों के मन में संशय है, वो भी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हमारी परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड कब इशू होगा। तो क्या इसको लेकर भी अब सरकार को कम से कम अभी इस मौके पर तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगले 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने जो भी रणनीति है, जिस तरह से यूपीएससी ने किया, यूपीएससी ने साफ कर दिया कि 10 अक्टूबर तक हम एग्जाम नहीं लेंगे, स्पष्ट कर दिया है। छात्र अब उसको लेकर निश्चिंत है, लेकिन यूजीसी अभी तक क्लियर नहीं कर रही कि नेट का एग्जाम कब होगा। क्या तमाम आयोगों को भी अब यहाँ पर कदम उठाने की जरूरत है सख्त? देखिए आलोक जी, आपने जो प्रश्न उठाया है एक जायज प्रश्न है और बहुत से परीक्षार्थियों की, विद्यार्थियों की हम लोग लगातार बातचीत होती है। उनके मन में है कि जो फला जिस यूपीएससी के का यूपीपीसीएस के थ्रू अभी जो आयोग का परीक्षा होना था, हायर का होना था, या बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो कि इस वैश्विक महामारी के कारण टाल दिया गया, उनको टालना मजबूरी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कोई शौक तो नहीं कर रही है इस महामारी में। पूरे दुनिया, जैसा कि संजय सर ने बताया कि अभी पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में ऐसे चल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम किए जा रहे हैं, प्रमोट करने का जो सिलसिला चल रहा है। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को आगे बढ़ के, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की जो नियामक संस्थाएं हैं उस पर काम भी कर रही हैं, तो आगे बढ़ के कुछ दिनों में दे देंगी वो फला एग्जाम का डेट क्या होगा, मतलब एक टाइम टेबल वो जारी करेंगी। अभी चूंकि आप देख रहे थे कि 10 दिन पहले तक उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो, या पूरे भारत के संदर्भ में, तो पिछले सप्ताह तक के केसेस बहुत ज्यादा थे। अब थोड़ा रिलैक्स हुआ है तो गवर्नमेंट उनकी तरफ भी ध्यान देगी। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, लेकिन इस पैंडेमिक में सबसे अधिक जरूरी था कि किस तरीके से मौतों को कम किया जाए, लोगों को अधिक से अधिक लोगों के जीवन की रक्षा की जाए। तो उससे गवर्नमेंट उससे ज्यादा काम कर रही थी और इससे भी काम कर रही होगी। और कुछ आगामी, हमें विश्वास है पूरा कि अगले सप्ताह तक या अगले कुछ दिनों में गवर्नमेंट एक टाइम टेबल जारी करेगी कि कौन से एग्जाम, किस आयोग के द्वारा जो आयोजित होने वाले एग्जाम है वो कब होंगे। और उसमें यूजीसी भी अपना काम करेगी। जिसका भी बीच में मैं अपडेट देख रहा था, यूजीसी का भी अभी सारे एग्जाम जो कैंसिल है, तो आगामी 2-2.5 महीने में होने की संभावना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो कैंसिल है वो 30 दिन के अंदर तो कम कितना भी जल्दी होगा, तो उनका जो नोटिफिकेशन किया जाता है तो नियम होता है कि इतना समय रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कहीं भी उनके सेंटर तक पहुंचने में या किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कत न हो उनको। तो गवर्नमेंट इन चीजों का, और गवर्नमेंट की जो नियामक संस्थाएं हैं इन चीजों का पूरा ख्याल रखेंगी और आगामी समय में इनका जो है टाइम टेबल जारी करेंगी, जिससे कि परीक्षार्थियों को किसी तरह का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि अभी जो प्रतियोगी परीक्षा है इनके साथ साथ संजय सर ने जैसा बताया कि रिसर्च, अभी हम लोग रिसर्च को भी देख रहे हैं, तो बहुत से जो गंभीर विषयों पे कार्य विद्यार्थी हैं जो शोध कर रहे हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। उनको वो या तो लैब में जाके काम करते थे, इंस्टीट्यूट में जाके काम करते थे, अब वो सारे काम जो है ऑनलाइन कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं। तो उनका काम चल रहा है, वो काम कर रहे हैं और एग्जाम भी दे रहे हैं, समय समय पे वो अपना सबमिशन कर रहे हैं, प्री सबमिशन कर रहे हैं, ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हैं। तो उससे काम से बहुत सेहत पे असर नहीं पड़ना है, क्योंकि जो काम करना है वो काम कर रहे हैं। हाँ, बस यही है कि थोड़ा सा पैंडेमिक है तो इसका असर तो पड़ना ही है, और गवर्नमेंट हो या दुनिया की किसी भी कोई संस्था हो, वो इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी है। तो हम सबका जीवन जब प्रभावित हुआ है तो थोड़ी बहुत चीजों को हमें खुद भी मानवीय आधार से जो समस्याएं हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि हम भारत के जिम्मेदार लोग हैं और हमें बात करनी चाहिए। और यह आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, जैसे कि तमाम दलों के जो नेता कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बल्कि साथ मिलकर काम करने का। बिल्कुल गौरव जी, जिस तरह से इन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है, और लेकिन जो सबसे जरूरी तत्व है वो यही है कि क्या सरकार को अब जरूरत नहीं है कि जो परीक्षाओं को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि हर कोई संशय में, छात्र खुद नहीं जानते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड किस दिन इशू होने वाला है। आयोग ने भी, कई सारे आयोग ऐसे हैं तमाम राज्यों के जिन्होंने अभी तक स्पष्ट घोषणाएं नहीं की हैं। आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार को तमाम राज्य सरकारों से भी अनुरोध करना चाहिए कि आप कम से कम छात्रों को इतना बता दीजिए कि इतने महीने तक परीक्षाएं नहीं होंगी, ताकि वो भी निश्चिंत रहें? नहीं, इसका पूरा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है और बहुत सारी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, जैसा कि अभी अरुण जी ने बताया। ऐसा ही विभिन्न राज्यों में किया गया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं। उत्तर प्रदेश में तो 11वीं तक की सभी परीक्षाओं में सभी बच्चों को प्रमोट किया गया है और उनके असेसमेंट का, उनके मैपिंग का काम चल रहा है। जो उनका एजुकेशनल मैपिंग है उसका काम चल रहा है, उसका 5 सदस्यीय एक टीम
बनाई गई है, किस तरीके से क्या फॉर्मूला होना चाहिए, जब वो बन जाएगा तो वो भी मुझे लगता है कि पब्लिक पटल पर आ जाएगा और निश्चिंता आ जाएगी। और रही जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षाओं की जहाँ तक बात है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाएगा, चाहे वो केंद्र से संचालित हो रही हो या फिर राज्य की परीक्षाएं हो, वो उसी के अकॉर्डिंगली संचालित होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें समय थोड़ा लग जाए, परंतु सामंजस्य बिठा करके ही सरकार जो है उन परीक्षाओं को जो है नियत करेगी और उन कोर्सेज को तैयार करेगी। जी, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत जल्दी आप लोग अभी रणनीति इसमें बनाने वाले हैं। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि सरकार ने ये कदम विपक्ष के घेरने के चलते तो नहीं उठा लिया है? क्योंकि लगातार विपक्ष पहले ये दबाव बना रहा था कि पहले छात्रों को वैक्सीनेट कर दीजिए, और वैक्सीन की कमी का भी दावा विपक्ष लगातार कर रहा है कि वैक्सीन देश में उपलब्ध नहीं है। तो कहीं सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं खेल दिया है कि इससे जो परीक्षाएं हैं वो तो रद्द हो ही जाएंगी, साथ ही जो वैक्सीनेशन को लेकर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी थोड़े वक्त के लिए टाले जाएंगे? देखिए आलोक जी, अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता वो इस बात को कह रहे थे कि ये एक ऐसा अवसर है जिसमें आरोप और प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं। मैंने भी इस बात को कही है। देश में कोई संकट आए, महामारी आए, देश में युद्ध की परिस्थितियां आए, पूरा देश एक साथ खड़ा होता है और पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए। जहां तक विपक्ष की भूमिका का सवाल है, अगर इस पर लोग सवाल उठाएं कि लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं मिला, लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए, डॉक्टर उनका इलाज नहीं दे पाए, उनकी जांच नहीं हो पाई। अगर लोकतंत्र में विपक्ष ये केवल विरोध नहीं करता है, बल्कि चुनी हुई सरकारों को अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, उनको इंगित करता है और बताता है। अगर इसको सरकार न माने और ये माने कि कोई हमारी विरोधी बात की जा रही है और ये विरोध की बात केवल मान ली जाए, मैं समझता हूँ स्वस्थ लोकतंत्र की ये परिभाषा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक सवाल है, आपने एक अच्छे मुद्दे पर आज ये डिबेट की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी डिबेट में एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि केवल इंटर की परीक्षाओं का सवाल नहीं है, सीबीएसई की परीक्षाओं का सवाल नहीं है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का सवाल नहीं है। एक बड़ा सवाल है आलोक जी, और इस सवाल को मैंने मार्च के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया था। उत्तर प्रदेश में ऐसे 23,000 बच्चों का सवाल था जिन्होंने विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था, और उस आवेदन में वो उनकी जो उम्र की आशा थी वो अंतिम वर्ष था। कोविड आ गया, कोरोना के समय वो परीक्षाएं और इंटरव्यू राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को टालना पड़ा। मैंने इसको नियम 56 के अंतर्गत हाउस में भी उठाया था कि जब देश महामारी के संकट से गुजर रहा है और जो नौजवान ने कई वर्षों से तपस्या की है कि मैं इस परीक्षा में बैठूंगा और इस सरकारी नौकरी को पाने का प्रयास करूंगा, और उसका वो अंतिम वर्ष था उसकी आयु सीमा का, मैंने सरकार से भी आग्रह किया था, अनुरोध किया था कि उनकी उम्र की सीमाएं कोविड की महामारी को देखते हुए बढ़ा दी जाए। हमें बहुत दुख है और कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार मानवीय मूल्यों की बात करती है, मानवीय दृष्टिकोण की बात करती है, आज तक इसमें फैसला नहीं ले पाए, और हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनका इसी कोविड में इंटरव्यू नहीं हो पाया, उनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई, और आगे वो अपनी उम्र की वो आशाओं को पार कर गए और आगे वो सरकारी नौकरी से वंचित हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को इस बिंदु पर भी निर्णय लेना चाहिए कि जो लोग कोविड के कारण उनकी परीक्षाएं सरकार नहीं करा पाई है, उम्र में उनकी शिथिलता बरते, और ये निर्णय राज्य सरकार को लेना चाहिए। हम लोगों ने भी सरकार चलाया, 2-2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, ऐसे विषय आए हैं और हम लोगों ने शिथिलता बरती है। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उन नौजवानों की जिनकी उम्र खत्म हो रही है उनको समय सीमा उम्र की बढ़ाए, इस पर तुरंत निर्णय लीजिए, मांग है हम सबकी समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल, मनोज जी ने एक बहुत ही तार्किक यहाँ पर प्रश्न उठाया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मामला जा चुका है और तमाम राज्य सरकारों के हाई कोर्ट के सामने भी जा चुका है। तो गौरव जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर मनोज जी ने खड़ा किया है। उनका ये कहना है कि जो छात्र संक्रमित हो गए, जो किसी एक प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए उसमें शामिल होने वाले थे लेकिन कोरोना के चलते शामिल नहीं हो पाए, उनको क्या अतिरिक्त आयु या उनको अतिरिक्त अटेम्प्ट आपकी सरकार देने वाली है? इसको लेकर गंभीर हैं आप लोग? क्योंकि तमाम छात्र देखिए हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन सारी गेंद सरकार के पाले में ही डाल दी गई कि इसमें अंतिम फैसला सरकार को ही लेना, आयोग को लेना है। देखिए मनोज जी ने अच्छा प्रश्न उठाया है, और इसके 2 पक्ष हैं। एक तो मानवीय पक्ष है और दूसरा व्यवहारिक पक्ष है। मानवीय पक्ष के आधार पर देखा जाए तो होना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक पक्ष देखा जाए तो ये आपदा है और पूरे विश्व में है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में है या कुछ जिलों में है, समान रूप से पूरा विश्व प्रभावित है। और जब फोर्स मेजर कंडीशन होता है पूरे दुनिया में, तो पूरा विश्व उसी क्लॉज को अपनाता है, फोर्स मेजर क्लॉज को ही अपनाता है, उसी के अनुसार निर्णय लेता है। तो जो संभावित जो आने वाली चुनौतियां होती है, भविष्य की जो चुनौतियां होती है, उस पर केंद्रित होकर के नीतियां बनती हैं, उस पर निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि उससे बहुत मास पॉपुलेशन जो है वो प्रभावित होती है। जैसे अकेले उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल बोर्ड है, हाई स्कूल और इंटर को मिलाकर के देखा जाए, तो यदि इन बच्चों की संख्या देखिए तो वो 55 लाख 57 लाख पहुंच जाती है। और यदि इनको देखेंगे तो वो चंद बच्चे होंगे, लेकिन यदि व्यक्तिगत आधार पर देखा जाए तो उनके साथ भी कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो अभी तात्कालिक चुनौती है, वो चुनौती इस बात की है कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर का रोड मैप क्या होना चाहिए और उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होनी चाहिए, उसको सरकार तय करेगी। इसके बाद निश्चित रूप से वो भी एक पक्ष है, और मनोज जी ने विषय को उठाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया है, तो निश्चित रूप से इस विषय पर भी कुछ न कुछ मंथन जरूर होगा विशेष सकता। गौरव जी, में आएगा ये वाला प्रश्न दरअसल 1 साल पुराना प्रश्न है। पिछले साल जब आयोगों की परीक्षाएं रद्द हुई थी, यूपीएससी की हुई थी, यूपीपीसीएस की हुई थी, उसके बाद तमाम छात्र हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार के पक्ष में ही कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपको अंतिम फैसला लेना है। बाद में सरकार ने बोल दिया कि देखिए, हम आपको ना तो एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, हाँ जिनकी जैसे उम्र अगर पूरी हो रही है तो उनको हमको छूट जरूर दे सकते हैं। अभी भी छात्रों को इस बात में संशय है, ना ही सरकार ने स्पष्ट किया, ना ही किसी आयोग ने स्पष्ट किया कि आखिर इसमें अंतिम फैसला क्या है। तो इस तरह की परिस्थिति में होता क्या है कि मान लीजिए किसी की उम्र पूरी हो जाती है तो वो तो उस परीक्षा से पूरी तरह से बाहर हो गया, और जबकि कोरोना जब आया था पिछले साल, आयोगों ने बच्चों को फोन करके बोला था कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं तो आप पेपर देने मत आइए, आपको लेकर डीओपीटी के पास हमने प्रस्ताव भेजा है, आपको अतिरिक्त मौका मिलेगा। तो इस तरह की परिस्थितियां थी पिछले साल। अब तक आखिर इस पर फिर फैसला क्यों नहीं लिया गया? नहीं, देखिए, इसका कुछ ना कुछ सब्सिडियरी रास्ता निकलेगा जरूर। मैंने कहा ना कि जो सबसे प्राथमिक चुनौती है वो जो मास है जिससे प्रभावित हो रहा है, उस चुनौती का समाधान करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, इनकी संख्या कम होगी, चंद लोग होंगे, और इनके भी पक्ष में कोई ना कोई निर्णय आएगा, लेकिन इसमें जो आपदा का जो कानून कहता है, उस कानून के आधार पर यदि करेंगे तो रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन सरकार संवेदनशील है, निश्चित रूप से उस विषय में भी कोई ना कोई एक व्यवहारिक कदम उठाएगी, जिससे उन लोगों को भी कुछ न कुछ लाभ पहुंचेगा। जैसे इस निर्णय में भी परीक्षाओं को रद्द करके प्रमोशन देने की बात हुई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ऑप्शन खुला रखा गया है कि यदि कोई छात्र चाहे परीक्षा देना, उसे लगता है कि नहीं हमारे अंक इससे ज्यादा आ सकते हैं, तो वो परीक्षा दे सकता है, और उसकी व्यवस्था करने में सरकार लगी हुई है। उसका समय जितनी तारीख महीना तय करने में लगी हुई है वो भी सामने आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो साइड इफेक्ट है महामारी की, चाहे किसी भी व्यवस्था में हो, उन साइड इफेक्ट का समाधान किस तरीके से निकाला जाएगा, उसकी रेमेडी क्या होगी, वो आने वाले समय में उसको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अरुण जी, आपको क्या लगता है कि सरकार को इसमें किस तरह की रणनीति बनाई जानी चाहिए ताकि जो तमाम सवाल बने हुए हैं, देखिए जो सबसे बड़ा प्रश्न होगा वो यही होगा कि मान लीजिए किसी छात्र ने पूरे साल मेहनत की, उसको ये था कि 12वीं का मेरा एग्जाम होगा और उसमें बहुत अच्छे नंबर ले पाऊंगा, और उसका मान लीजिए पिछले सालों में प्रदर्शन कुछ एवरेज रहा है, लेकिन वो इस बार बहुत मेहनत करके उसने तैयारी कर रखी, आश्वस्त है, लेकिन अब जब उसका जो पूरा मूल्यांकन है वो पिछले सालों की तुलना में होगा तो कहीं ना कहीं उसको तो इसमें नुकसान होने वाला है। इस तरह की परिस्थितियों में भी सरकार को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ताकि छात्रों का नुकसान भी ना हो, जिस तरह की तैयारी उसने की है उसी के हिसाब से उसको मार्क्स मिल पाए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात आलोक जी इसमें है कि जब बच्चा को पहले ने कहा कि गवर्नमेंट को इस तरह से प्रबंध करना चाहिए जिससे कि उनका क्लास का जो इवेल्युएशन है, डेली इवेल्युएशन, उनका असाइनमेंट, उनका प्रेजेंटेशन, क्लास रिप्रेजेंटेशन, क्लास परफॉर्मेंस, ताकि इसे एक एजुकेशन की भाषा में इसको सीसी कहा जाता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ताकि सतत जो उनका मूल्यांकन की प्रक्रिया हो उसके आधार पे बच्चों को मार्क्स दिया जाए, और ताकि उनके साथ किसी भी स्थिति में अन्याय की स्थिति न उत्पन्न हो। क्योंकि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का अर्थ यही होता है कि बच्चा का डे बाय डे का परफॉर्मेंस उसमें काउंट हो। मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि कोई बच्चा बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, लास्ट मोमेंट में जो
एनुअल एग्जाम की एक ड्रॉबैक माना जाता है, यही कि बहुत अच्छा बच्चा है लेकिन साल में एक बार उसका एग्जाम होना और एग्जाम के टाइम में बीमार हो गया, तो वो जितना बेहतर कर सकता था उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। अब नहीं कर पा रहा है तो उसका नुकसान हो गया। तो इसी के लिए CCE लाया गया ताकि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के माध्यम से उनका लगातार इवेल्युएशन हो सके उनका, और वो इवेल्युएशन एक दिन, एक सेमेस्टर या पूरे साल का होता है, किसी एक दिन विशेष का नहीं होता, बल्कि पूरे एक वर्ष का होता है। और इस आधार पे उनका, मेरा मानना है कि जो हाई स्कूल का रिजल्ट है, हाँ, वो प्लस 2 साल 11th and 12th का उनका जो CCE है, उसके आधार पे, उनकी दिनचर्या के आधार पे, उनके रिजल्ट के आधार पे, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे उनको रिजल्ट दिया जाए, ताकि किसी भी स्थिति में किसी भी बच्चा के साथ 1% भी अन्याय होने की गुंजाइश न रहे। दूसरी बात, गवर्नमेंट का जो एज वाला फैक्टर है परीक्षार्थियों के साथ, निश्चित तौर पे यह गंभीर विषय है और यह 1 वर्ष कहना बहुत गलत होगा। कोविड महामारी जो है 1 वर्ष नहीं, यह 2 सेशन खत्म कर चुकी है। बिल्कुल, यह कैलेंडर की भाषा में 1 वर्ष है, लेकिन प्रतियोगी छात्रों की दुनिया के लिए 2 सेशन है। बिल्कुल, और 2 सेशन किसी भी विद्यार्थी के लिए, प्रतियोगी छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका जैसा कि लास्ट एज का, अंतिम अटेम्प्ट का एज हो या सेकेंड लास्ट एज हो, और पता चला कि दोनों इसी कारण चला जाए और लास्ट में कोर्ट या गवर्नमेंट डिसीजन ले ले कि नहीं हम रिलीफ नहीं दे सकते, तो यह किसी भी स्टूडेंट के साथ जायज नहीं होगा। इसमें गवर्नमेंट को अत्यंत मानवीय आधार पे अगर कुछ चीजों से समझौता करना पड़ता है तो उन चीजों से समझौता करते हुए ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि किसी भी बच्चा के साथ, किसी भी परीक्षार्थी के साथ, चाहे कॉम्पिटिटिव वो UPSC का परीक्षार्थी हो या 12th लेवल के एग्जाम का परीक्षार्थी हो, उसके साथ अन्याय न हो, वह अपने अटेम्प्ट से वंचित न रह सके। क्योंकि एक विद्यार्थी के जीवन में, एक प्रतियोगी छात्र के जीवन में एक अटेम्प्ट का क्या महत्व होता है, सिर्फ वह जानता है, उसके घर वाले भी उस महत्व को नहीं समझ सकते, सरकार में बैठे लोग अगर नहीं समझ सकते, हम आप नहीं समझ सकते, कितनों के जीवन दाव पे लग जाएगा। और बहुत से जो कि सेलेक्ट होने की स्थिति में होंगे वो नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को सभी पक्षों के साथ मिलकर, नियामक इकाइयों को सभी पक्षों के साथ मिलकर अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण माहौल में विचार करना चाहिए ताकि बच्चों को अधिकतम इसका लाभ मिल सके। एक भी बच्चा अगर वंचित होता है तो इसके लिए न नियामक की जो इकाइयां हैं उनको माफ किया जा सकता है, न सरकार कभी माफी मांग सकती है, न कोई, क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन उसका संपूर्ण दुनिया होता है। सरकार के लिए, संस्थाओं के लिए वह व्यक्ति आंकड़ा हो सकता है एकमात्र, लेकिन वह अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक आंकड़ा नहीं, उनकी संपूर्ण दुनिया होता है। हाँ। इसमें किसी के साथ किसी भी स्थिति में अन्याय नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस स्थिति में बिल्कुल जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उस पे निर्णय लेना चाहिए और जल्दी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से परीक्षाएं जैसे ही पैंडेमिक खत्म होगा तुरंत एग्जाम होंगे। बहुत जरूरी बात बोली आपने। स्थिति में समय पे जरूरी है निर्णय लेना। बिल्कुल गौरव जी, तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक ये संकेत दिया कि सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि वाकई में एक अटेम्प्ट किसी भी छात्र के लिए अंतिम साबित हो सकता है। बहुत सारे ऐसे IAS IPS ऑफिसर हुए जो अपने अंतिम अटेम्प्ट में अधिकारी बने हैं, ये आप भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं कि पहले नेट के एग्जाम में एक नंबर से वो लोग फेल हुए, लेकिन जैसे उसको मौका मिला तो तुरंत उसने नेट का एग्जाम पास किया और आज देश के जाने माने वो प्रोफेसर्स हैं, शिक्षाविद हैं। तो सरकार को वास्तव में इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। CBSE में चलिए आपका फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है आप सबके सामने कि पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए तमाम आयोगों, तमाम परीक्षाओं पर भी आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, एक्सीलेंसी के आधार पर यदि देखा जाए तो देश के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश का जो टीम ब्रेन है वो देश के हित में, देश की संस्थाओं के साथ या अलग अलग क्षेत्रों में ऊपर आ सके और काम कर सके। और यदि वो किसी कारणवश, उम्र के कारणवश स्थिति से बाहर हो जाता है और उसके लिए आर्य नहीं माना जाता है, ऐसी परिस्थिति में वो एक्सीलेंसी भी देश के लिए काम नहीं आ पाएगी। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि ऐसे लोगों के लिए तो कुछ न कुछ रास्ता होना चाहिए और इससे सरकार इस दिशा में इसमें कुछ विचार करेगी जरूर। बिल्कुल। तो हमारे साथ संजय जी भी हैं। संजय जी, एक जो सबसे जरूरी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, आपको याद होगा, आप एक शिक्षाविद हैं, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क आया था NCF 2005 में, उसमें तमाम ऐसे सुझाव दिए गए थे जिनकी बात आज की जा रही है।
आज ये कहा जा रहा है कि बच्चे का असेसमेंट किस तरह से होना चाहिए, बच्चे को परीक्षाओं से दूरी बना के रखनी चाहिए, पूरे साल उसका सतत मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन देखिए, अब ये एक तरह से विडंबना ही कही जाएगी कि 2005 में उस फ्रेमवर्क को जारी किया गया था, 16 साल हो चुके हैं और उसमें आज पूरा देश अब विचार कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सतत मूल्यांकन के आधार पर ही अब हम बच्चों को नंबर देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि भारत की शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत भी है? कोरोना ने हमको यह भी दिखाया है कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें भी बड़े बदलाव की हमको सख्त जरूरत है। बिल्कुल आलोक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये जो मूल्यांकन पद्धति है, मैं कई बार ऐसे कई बोर्ड में रहता हूँ, इंटरव्यू बोर्ड वगैरह में, बच्चा 90% लेकर आता है, 95% लेके आता है, और जब हम उससे एक सवाल पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, तो उसमें नंबर तो होते हैं उसके मार्कशीट पे, उसके फॉर्म जो भरता है, जब हम बोलते हैं आप अपने बारे में बताइए और जो आप पढ़कर आए उसी के बारे में बताइए, तो वो 2 लाइन भी नहीं बोल पाता है। तो और कई बार ऐसा होता है कि जो 50% बच्चा लेकर आता है या 60% लेकर आता है, और उससे जब हम सेम सवाल पूछते हैं तो बहुत अच्छे से और बहुत पूरे उदाहरण के साथ वो प्रस्तुत कर देता है। तो हम ऐसे बच्चों को अंदर कर लेते हैं, जो 90% होता है उसको हम बाहर कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए कहा जाता है कि मार्क्स जो होता है, अंक किसी की सफलता का पैमाना और नहीं होता, ना ही उसके व्यक्तित्व का पैमाना होता है। आप दुनिया के तमाम यदि उदाहरण देख लें तो बहुत सारे ऐसे जो मीडियोकर टाइप से बच्चे रहे हैं, इवन कई बार परीक्षाओं में फेल हुए हैं, वो जीवन में बहुत ज्यादा सफल हुए हैं, और जो टॉप मोस्ट बच्चे रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत हुए तो मैनेजरियल पे बैठे रह गए हैं, मिडिल मैनेजमेंट में बैठे रह गए हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक इवेल्युएशन और मॉडलिटीज जब तक हम नहीं अपनाएंगे तो अच्छे मूल्यांकन पद्धति की ओर हम नहीं जा सकते। तो हमने यही कहा कि 60% ला करके भी बच्चा अच्छे से कॉन्फिडेंटली, पूरे आत्मविश्वास के साथ हम जो सवाल पूछा जा रहा है उसका उत्तर दे देता है, या जहाँ भी उसको जो जिम्मेदारी देती है उसको बहुत अच्छे से निर्णय लेकर के सॉल्व कर सकता है। डिसीजन मेकिंग उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है और कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। तो मैं तो बोलूंगा 90% से अच्छा वो 50% या 60% वाला बच्चा है। बहुत बढ़िया। इसी में बोला जाता है, जब वो आप 2005 की बात करते हैं या नीति में भी इस तरह की बात की गई है, तो ये जो हमने आपसे वर्ड यूज किया IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग काइंड ऑफ जो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हम यही बोलते हैं कि जीवन जो सतत सीखने की प्रक्रिया का नाम है। बिल्कुल। वो सिर्फ नंबर ला लेना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आप 4 लोगों के सामने अपनी बात नहीं कर सकते, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो उसको हम सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो सवाल आपने रेज किया है, तो मुझे लगता है मूल्यांकन पद्धति में इसका जो है एकदम से हिस्सा बनाया अनिवार्य होना चाहिए। और यहाँ पर जो एक सबसे जरूरी बात लगातार एक तरह से नजरअंदाज की जाती रही है अब तक संजय जी, वो ये रहा कि CCA को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसको लेकर अभिभावक भी सचेत नहीं होते हैं। अगर अभिभावकों के सामने अध्यापक उनसे बोलते हैं, जो उनके क्लास टीचर्स होते हैं, कि बच्चे को आप कि जैसे डांस में आप उसको, म्यूजिक में या खेल कूद में आप उसको एडमिशन दिला दीजिए, तो अभिभावक खुद बोलते हैं कि ये समय की बर्बादी है। क्या अब ये भी ट्रेंड बदलने की जरूरत है, क्योंकि करियर तो वहां पर भी बनाया जा सकता है ना? ये CCA को लेकर भी अब लोगों के अंदर जागरूकता लाने की सख्त जरूरत है क्या इस समय? देखिए आलोक जी, मैं कहना चाहूंगा कि अब आज के अभिभावक जो पढ़े लिखे अभिभावक हैं, इस तरह किसी भी मेंटेलिटी, मानसिकता से बाहर निकल चुके हैं। आज देख लीजिए, जब टेलीविजन और इंटरटेनमेंट के माध्यम से आपका रोना, हंसना, खेलना, गाना सब कुछ बिक रहा है और एक हॉबीज को आप प्रोफेशन बना सकते हैं, तब मुझे लगता है इस तरह की बात उठाना कि भैया इस तरह का हॉबीज को आप मत करो, खेलने मत जाओ, गाने मत जाओ, डांस करने मत जाओ, हो सकता है प्रोफेशन हो जाए, हो सकता है उसका बिजनेस मॉडल हो जाए, हो सकता है उसी के आधार पर स्टार्टअप कर ले। तो आजकल इतना वाइब्रेंट और मल्टीटास्किंग एक तरह से जो चीजें आ रही हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ दी एरिया जा रहे हैं काम करने के, तो मुझे लगता है छात्रों के लिए बहुत सारे एवेन्यू, रास्ते खोलते हैं। तो इस सिचुएशन में सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे आपका हंसना गाना हो, रोना हो, मिमिक्री हो, जो है आप जो है स्टेज परफॉर्मर हो,
इस तरह के बहुत सारे फील्ड आ गए हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बच्चे मोबाइल में बैठ करके इतना सारा काम कर लेते हैं, तो खेलते खेलते वो आप देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ कौन सा माइनक्राफ्ट एकदम से आते हैं बच्चे, वीडियो बनाते हैं और उससे करोड़ों और अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो माइनक्राफ्ट इस गेम यदि मोबाइल से खेलते खेलते और सीख लेते हैं तो उनका कैरियर हो सकता है वो। तो आजकल के बच्चे समझ रहे हैं, अभिभावक समझ रहे हैं कि बच्चों को किसी भी उसकी इच्छा के दबाना नहीं जाना चाहिए, और उसका यदि लगता है कोई टेक्निक डेवलप कर रहा है, कोई चीज नई सीख रही है तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो ये बोलूँ क्योंकि शिक्षा के साथ साथ ये सब भी जरूरी हो गई, आवश्यक है, और इससे मुझे लगता है पर्सनालिटी का एक जो होलिस्टिक डेवलप होता है, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, इन्हीं सब माध्यमों से होता है। बहुत सुंदर बात आपने यहाँ पर बोली, और इससे तमाम अभिभावक भी ये समझ पाए होंगे कि अब आगे चल के उनको कि जिनका बच्चा अगर 11th क्लास में है या 10th क्लास में है उनको आगे चल के किस तरह के कदम उठाने चाहिए। अरुण जी आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पर एक सबसे जरूरी बहस अभी भी छूटी हुई है, और वो बहस ये है कि चलिए ठीक है, अगर हम राजधानी की बात कर लें, अगर हम बड़े शहरों की बात कर लें, तो वहाँ पर CBSE बोर्ड के एग्जाम्स को पर जब वहाँ पर असेसमेंट होगा तो विद्यालय बहुत अच्छे हैं, बच्चा पूरे साल विद्यालय जाता है, वहां पर उसका असेसमेंट किया जा सकता है। लेकिन जब यूपी बोर्ड की मान लीजिए बात होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चा पूरे साल कई बार विद्यालय का मुंह भी नहीं देखता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि फला विद्यालय में मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे इस तारीख को जाकर बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई, मुझे जाकर एग्जाम देना है। ऐसे विद्यालयों में ऐसी जगहों पर फिर असेसमेंट कैसे किया जाएगा? ये तो बहुत बड़ी चुनौती है फिर आज सरकारों के सामने। देखिए आलोक जी, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत जायज है, और यह सिर्फ जायज प्रश्न नहीं है बल्कि हमारे समाज के माथे पर आज भी यह कलंक है, और इस कलंक के भागीदार जितने विद्यार्थी के अभिभावक हैं उतनी ही संस्थाएं हैं और उतने ही विद्यालय हैं। क्योंकि तीनों का दायित्व बनता है कि जो विद्यार्थी स्कूल या किसी संस्था में रजिस्टर्ड हुआ है वो क्लास जाए, स्कूल जाए, और जैसा कि अभी संजय जी ने सुझाव दिया कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। तो एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो बच्चों के लिए विद्यालय जाना, वहाँ क्लासरूम में पढ़ाई के साथ साथ जो खेल से या करिकुलर एक्टिविटीज से जुड़ी जितनी विधाएं हैं उनमें उसका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसका सिर्फ एक कारण ही नहीं है कि बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो अन्य विधाओं में जो है वो बेहतर करके अपना करियर बना सकता है, बल्कि वह इन विधाओं में भागीदारी करके अपने लिए स्वस्थ शरीर सबसे पहले बना सकता है, और स्वस्थ शरीर के माध्यम से वह किसी भी जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहेगा बेहतर कार्य निष्पादन करेगा, उसका बेहतर परफॉर्मेंस होगा, बेहतर परिणाम देगा। तो उसका एक विद्यार्थी के लिए मस्तिष्क से जितना जरूरी स्वस्थ रहना है उतना ही जरूरी शरीर से स्वस्थ रहना है, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बच्चा विद्यालय जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह देखने को मिलता है, जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनका स्कूल में तो रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीयन हुआ है, वो समय समय पे विद्यालय से फेलोशिप भी लेते हैं। जब सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत जगह पे है, मैं लगभग पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत का बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ की वो जाते हैं, सरकार से मिलने वाली प्रत्येक सुविधाओं का लाभ लेते हैं, बशर्ते जो मूल कार्य है क्लासरूम में जाके पढ़ाई करना उसके अतिरिक्त, और उसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हम अभिभावक हैं। क्योंकि हम अभिभावक जो है अगर चाह ले कि हमारा बच्चा विद्यालय जाएगा तो किसी भी स्थिति में बच्चा विद्यालय जाने से नहीं रुक सकता। बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना अभिभावक की जिम्मेदारी है, और विद्यालय तक पहुंचे बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाना शिक्षक और विद्यालय की जिम्मेदारी है। तो यह सिर्फ संस्थाओं पे, सरकारों पे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, हम थोप के नहीं बच सकते कि सरकार की जिम्मेदारी है। हम अभिभावकों की सबसे अधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अभिभावक ही अपने बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाएंगे, शिक्षक बच्चों को घर से ले आने नहीं आएंगे। बिल्कुल गौरव जी, तो ये बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाली है जब उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आप मंथन कर रहे हैं, लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी बात जानते हैं कि असेसमेंट करना उत्तर प्रदेश के अंदर इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत सारे गांव हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर जो आपके छात्र हैं वो हैं, और हर छात्र विद्यालय नहीं जा रहा है, उसका असेसमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। इस हिसाब से फिर आपकी क्या तैयारियां रहेंगी?
देखिए, फार्मूला तो समान रूप से सबके ऊपर एक प्रकार से ही लागू होगा, चाहे वो छात्र अपने विद्यालय जाता हो या ना जाता हो। लेकिन जैसे ही वो जीवन के प्रतियोगी परीक्षाओं में जब वो जाएगा और वहाँ स्क्रीनिंग में जब पार्टिसिपेट करेगा, तो यदि वो अक्षम है तो निश्चित रूप से वो छट जाएगा, उसको पास नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने और शिक्षाविद ने अभी विषय को रखा कि छात्रों का जो इवेल्युएशन है, जो उनका मूल्यांकन है, उसके पैरामीटर्स में बदलाव की आवश्यकता है और हर स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है। और शिक्षा में चूंकि इतने बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में छात्र पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें क्वालिटी कैसे डेवलप हो और किस प्रकार से वो अपने परीक्षाओं के प्रति ईमानदार रहे, अपने कोर्सेज के प्रति ईमानदार रहे, नैतिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहे, अनुशासित रहे, ये सारे पैरामीटर्स उनके अंदर इनहेरेंट किस तरीके से डेवलप हो, उसको लेकर के एक लंबा विषय है। इस पर सरकारें भी काम कर रही हैं, अपने स्तर पर गार्जियंस को भी काम करना पड़ेगा, समाज को भी काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के जो है एक स्वस्थ व्यवस्था जन्म लेगी। अन्यथा हमारे यहाँ का ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। लेकिन आज ये भी स्वीकार करने की आवश्यकता है कि दुनिया का दूसरा सबसे फास्टेस्ट स्टार्टअप और डेवलपमेंट स्टार्टअप जो प्रोग्राम है वो भारत का हो रहा है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो है प्रोजेक्ट भारत में लिए जा रहे हैं, युवाओं के द्वारा लिए जा रहे हैं। दुनिया का दूसरा सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश है। तो कहीं ना कहीं तो आज जो बदले तकनीक के आधार पर जो डिजिटल इंडिया का जो मूवमेंट चला, उसके आधार पर स्टैंड अप स्टार्टअप ये सब जो योजनाएं आई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत ने बहुत लंबी सड़सठ पायदान की जो छलांग लगाई, ये सब कहीं ना कहीं एक अनुकूल वातावरण और एक अनुकूल कह लीजिए कि प्रतिस्पर्धा का वातावरण जो पैदा कर रहा है, जिस कारण से हमारे देश की एक्सीलेंसी अपने देश के अंदर में ही काम कर रही है, उसका परफॉर्मेंस देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल। मैं आलोक जी, मैं बीच में आप 30 सेकंड लूंगा। बिल्कुल। जैसा आपने एक प्रश्न अभी गौरव मिश्रा जी से किया कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो कि वर्ष भर विद्यालय नहीं जाते हैं, तो उनका कैसे इवेल्युएशन होगा, उनका असेसमेंट होने में जो परेशानी आएंगी उनसे कैसे निपटा जाएगा, उसका एक बीच में मैं आपको इसलिए रोक रहा था यही बताने के लिए कि स्थिति क्या है कि जो बच्चे वर्ष भर विद्यालय नहीं भी जाते हैं, तो भी पेपर पे उनका काम ऐसे होता है कि वो समय समय पे जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट दिए रहते हैं, वो असाइनमेंट दिए रहते हैं, वो प्रेजेंटेशन दिए रहते हैं, तो उस लेवल पे काम हो जाएगा क्योंकि उनका क्लासरूम का जो प्रेजेंटेशन है, वो असाइनमेंट है, वो सब उनका अपडेट है, जमा है। तो उस आधार पे तो गवर्नमेंट को या संस्थाओं को बहुत कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा लॉस ये हो रहा है कि जो विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहे हैं, शिक्षण संस्थानों में रेगुलर नहीं जा रहे हैं, उससे भारत का नुकसान हो रहा है, भारतवर्ष की प्रतिभा का नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बहुत अच्छी राय रखी। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी बहुत अच्छे सुझाव आज विपक्ष होने के नाते सत्ता पक्ष को दिए हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ हर किसी को होने वाला है। सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं जरूर रद्द हो चुकी हैं, लेकिन अब यहीं से ही चुनौतियां सरकार के सामने खड़ी होती हैं कि आखिर असेसमेंट किस लेवल पर किया जाएगा, छात्रों को मार्क्स कैसे दिए जाएंगे और आगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं से उनको लड़ना है, उनको फाइट करना है, चाहे वो सीडीएस की हो चाहे एसएससी की हो, उनमें किस तरह से छात्र आगे जा पाएगा, तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में उसका प्रवेश कैसे होगा। तो ये तमाम सवाल हैं। लगातार प्राइम न्यूज की पैनी नजर इस पूरी खबर पर बनी हुई है। हम आपको पल पल अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।